दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। तो आज के इस वीडियो में हम महिला बाल विकास में आने वाले रीजनिंग के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं और बहुत ही आसान तरीके से। चलिए देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, यदि अंग्रेजी को हिंदी कहा जाता है, हिंदी को फ्रेंच कहा जाता है, फ्रेंच को गुजराती कहा जाता है, गुजराती को बंगाली कहा जाता है, तो निम्न में से कौन सी गुजरात की स्थानीय भाषा है? देखिए, ऐसे जब भी प्रश्न आए तो आपको ध्यान क्या रखना है कि लास्ट में पूछा क्या जा रहा है उसका नॉलेज होना आपको बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन जैसे पूछा है कि गुजरात की स्थानीय भाषा क्या है, अगर आपको नहीं पता तो ये क्वेश्चन जाहिर सी बात है गलत ही होगा। लेकिन अगर आपको पता है कि गुजरात की स्थानीय भाषा क्या है तो इसे आप कैसे हल करेंगे? तो मान लेते हैं कि आपको गुजरात की स्थानीय भाषा पता है, तो गुजरात की स्थानीय भाषा क्या है? गुजराती। अब यहाँ पे देखना है इस पूरे प्रश्न में कि गुजराती को क्या कहा गया है, और जो भी कहा गया होगा गुजराती को वही इसका आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। तो देखें, गुजराती को यहाँ पे लिखा है, गुजराती को क्या कहा गया है? बंगाली। तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर बंगाली, अर्थात ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो ऐसे प्रश्न को रीजनिंग में जब भी आए ऐसे प्रश्न, तो उसे ऐसे ही हल किया जाता है। और ये प्रश्न और ये इस टाइप के प्रश्न रीजनिंग में आते ही हैं। जितने भी महिला एवं विकास में जितने भी महिला बाल विकास के एग्ज़ाम इससे पहले भी हो चुके हैं, उनमें भी इस टाइप के प्रश्न आए ही हैं और आगे भी आने की पूरी संभावना है, क्योंकि टॉपिक्स दिए गए हैं। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, नीचे दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात करें। ठीक है, आकृति दी गई है, ये बाई बना हुआ है, संख्याएं यहाँ पे ये सब दिए गए हैं, यहाँ यहाँ यहाँ, लेकिन यहाँ पे क्या है? गायब है। और यहाँ पे भी दिया है, यहाँ पे भी दिया है। तो करना ये है कि ऐसे प्रश्नों को जब दो चीज़ें यहाँ पे एक ये पैटर्न ये क्या फॉलो किया गया है इसमें देखना है, वही चीज़ इसमें भी हुआ होगा, वही आपको इसमें भी करना है। तो आपको मिल जाएगा यहाँ की क्वेश्चन मार्क की जगह की चीज़ें। चलिए देखते हैं क्या पैटर्न फॉलो हुआ है। देखिए, इसमें हुआ क्या रहता है, कभी कभी या तो इसे जोड़ दे, इसे माइनस कर दे तो ये संख्या दे दी जाती है, या फिर कभी इसे इसको और इसको जोड़ दे तो ये आ जाता है, या फिर इसे माइनस कर दे तो आ जाता है, या फिर इसका इसके साथ रिलेशन करके ये ला दे। तो ऐसा कोई भी पैटर्न फॉलो हो सकता है, प्लस करके, माइनस करके, गुणा करके, भाग करके, स्क्वायर करके, क्यूब करके, कुछ भी करके चीज़ें आई जा सकती है। तो यहाँ पे कौन सा पैटर्न फॉलो हुआ है? तो यहाँ पे हुआ है दोस्तों, जो आपका ये 30 है और ये 24 है, इसे आपस में क्या किया गया है? ऐड किया गया है, तो आया है क्या आपका? 54। ऐसे ही यहाँ पे भी आपको 70 और 42 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 112। यहाँ पे आपको वही चीज़ फॉलो करनी है, 38 और 28 को ऐड कर देना है, तो क्या आ जाएगा यहाँ का आंसर? तो जब आप 28 और 38 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 66। तो आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का 66। सही उत्तर यहाँ पे आ जाएगा क्या? 66। ठीक है, अगला सवाल देखें। अगला सवाल है, निर्देश दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त पदों को ज्ञात करें। अल्फ़ाबेट्स दिए गए हैं और कई जगह खाली हैं। इन खाली जगहों में इन ऑप्शन में से जो ऑप्शन सही होगा उसे आपको भरना है। इसे हल कैसे करते हैं? तो सबसे पहले तो दो तरीके होते हैं। आप ये पूरे प्लेसेस काउंट कर लें कि टोटल प्लेस कितने हैं, जिसमें मतलब खाली है वो भी और जिसमें लिखे हुए हैं वो भी। फिर उनको आप डिवाइड कर दें, जैसे 8 दिया गया है, 8 प्लेस दिए गए हैं, तो उनको 4-4 में डिवाइड कर लें, 2-2 में कर लें। या फिर दूसरा तरीका होता है, आप डायरेक्ट ऑप्शन उठाएं, पहला ऑप्शन फटाफट यहाँ पे उनको लिखें और देखें कि क्या कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है। नहीं हो रहा है तो दूसरा ऑप्शन उठाएं, तीसरा उठाएं। ऐसे एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसे आप यहाँ इन खाली जगहों में रखेंगे तो कोई ना कोई पैटर्न आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे हम रखते हैं ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन एक एक करके आप देख लीजिएगा, लेकिन हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 में है बाई, तो यहाँ पे लिख दीजिए बाई एक्स एक्स। ये है ऑप्शन नंबर 4 में बाई एक्स एक्स। अब जब इन्हें आप पढ़ेंगे ना तो आपको पैटर्न दिखेगा। देखिए कैसे,
बाई एक्स एक्स बाई एक्स एक्स बाई एक्स एक्स बाई। साउंड आपको सुनाई दे रहा होगा कि एक पैटर्न सा फॉलो हो रहा है। कैसे पैटर्न? बाई डबल एक्स बाई का, ऐसे ही बाई डबल एक्स बाई का, फिर बाई डबल एक्स बाई का। ये 3 जोड़े बनाए गए हैं 4-4 के, अर्थात ये टोटल प्लेसेस थे 12। इनको 3-3 4-4 का जोड़ा बनाया गया। ऐसे हल करते हैं ऐसे प्रश्नों को रीजनिंग के। अगला सवाल देखें। अगला प्रश्न दिया है, नीचे दिए गए प्रश्न में कुछ कथन और उसके बाद कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको दिए गए कथनों को सत्य मानना है, भले ही वे सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हैं। सभी निष्कर्षों को पढ़िए, फिर तय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा तर्कसंगत रूप से अनुसरण करता है, चाहे सर्वज्ञात तथ्य कुछ भी हो। कहने का मतलब ये है कि इसमें कुछ कथन दिए गए हैं, उसको आपको सही नहीं मानना या फिर ये सोचने नहीं बैठ जाना कि क्या ये बोला है तो ऐसा होता भी है, बिल्कुल नहीं। इसमें जो लिखा है उसे आपको एकदम से जैसा लिखा है वह उसके अकॉर्डिंग निष्कर्ष को मिलान करना है। अगर सही है तो सही, नहीं है तो नहीं। चलिए देखते हैं। कथन दिया गया है, सभी पक्षी तोते हैं। ऐसे प्रश्नों को आकृतियां बनाकर सॉल्व करी जा सकती है या फिर कुछ नियम्स भी होते हैं, तो हम इसे आकृति के थ्रू सॉल्व करेंगे। सभी पक्षी तोते हैं, तो ये एक सर्कल बनाया हमने पक्षी का और एक सर्कल बनाएंगे तोते का। तो सभी पक्षी का ये हो गया और तोते हैं, तो छोटा वाला पक्षी है क्योंकि सभी बोला है तो सभी अंदर आएगा, और बोला है इसको सभी पक्षी तोते हैं तो दूसरा हो जाएगा तोते का। अब आगे बोला है सभी तोते किसान हैं, तो तोतों के ऊपर सभी तोते क्या बोल रहा है, किसान है, तो सभी तोते आ जाएंगे किसान के सर्कल के अंदर। इस सर्कल के अंदर आ जाएंगे सभी तोते। अब ये हमारा हो गया कथन का डायग्राम करेक्ट। अब देखते हैं निष्कर्ष क्या है। बोल रहा है क्या कुछ किसान पक्षी हैं, तो कुछ किसान पक्षी हैं, ये ऑप्शन आपका सही है। बाहर वाले सर्कल का अंदर से अगर बोला जाए कुछ किसान पक्षी हैं तो बिल्कुल सही है, लेकिन अगर वहीं बोल दे कि क्या सभी किसान पक्षी हैं, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि किसान का सर्कल ये है और इसके बाद भी किसान है, तो सभी को नहीं कह सकते कि सभी किसान पक्षी हैं, लेकिन कुछ जरूर कह सकते हैं कि कुछ किसान पक्षी हैं। अगला निष्कर्ष है कुछ तोते पक्षी हैं, ये भी सही है। कुछ तोते पक्षी हैं बिल्कुल सही है, लेकिन अगर सही सभी इसमें भी बोलता तो ये भी रॉन्ग हो जाता, इसलिए दोनों ही निष्कर्ष सही हैं। आंसर हो जाएगा, और यदि निष्कर्ष पहला और दूसरा दोनों ही अनुसरण कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर है। ठीक है। अगला, निम्न में से कौन सी उत्तराकृति प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब होगी यदि एक दर्पण रेखा ए बी पर रखा जाए तो? ठीक है, तो ए बी रेखा पर बोला है, इसे कैसे हल करते हैं? किसी भी चीज का दर्पण प्रतिबिंब, जैसे मान लेते हैं बी का दर्पण प्रतिबिंब अगर ए बी रेखा ऐसे हो, लंबवत हो, तो ए बी रेखा अगर लंबवत है तो बी का दर्पण प्रतिबिंब होगा ऐसा। ठीक है। वहीं अगर जब ए बी रेखा क्षैतिज हो और पूछे बी का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, तो बी का फिर यहाँ पे दर्पण प्रतिबिंब हो जाएगा ऐसा, बी जैसा ही। या फिर यहाँ पे बी है तो समझ नहीं आ रहा होगा, अगर वही मान लेते हैं पी का पूछे ए बी रेखा पे दर्पण प्रतिबिंब, तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही आपको इसके साथ इसे हल कर देना है, इसका दर्पण प्रतिबिंब बताना है प्रश्न का। तो ए बी रेखा क्षैतिज है, तो सीधे से आप इसको बस अपोजिट कर देंगे और आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही उत्तर। अगर यहीं पे ए बी रेखा लंबवत होती इस प्रश्न में, तो इसका जो क्षैतिज वो होता, मतलब सॉरी दर्पण प्रतिबिंब होता, वो होता ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों प्रश्न है अगला, किसान अपने घर से शुरुआत करता है और 10 किलोमीटर दक्षिण दिशा की ओर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है
और 6 किलोमीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। अंत में वह दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है आपको बतानी है। डायरेक्शन का सवाल है, इसे हल करते हैं। डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए। डायरेक्शन कैसा कि किधर ईस्ट होता है, किधर वेस्ट होता है, किधर नॉर्थ होता है और किधर साउथ। तो देखिए, इधर होता है ईस्ट, इधर होता है वेस्ट, इधर होता है नॉर्थ और इधर साउथ। ठीक है, अब हल करें। हल करने में सबसे पहले ईशान, मान लीजिए उसका घर यहाँ पे है। ठीक है, घर से शुरुआत करा और 10 किलोमीटर दक्षिण दिशा की ओर चलता है। तो दक्षिण किधर है, इधर है। 10 किलोमीटर चला तो 10 किलोमीटर हम कर देते हैं, मान लेते हैं इतना 10 किलोमीटर है। ठीक है, आगे लिखा है फिर वह दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। जब कोई व्यक्ति का मुख दक्षिण की ओर है तो जाहिर सी बात है उसका दाहिना हाथ इधर होगा, बाहिना हाथ इधर होगा। यहाँ पे बोल रहा है दाएं मुड़ता है, तो दाहिने हाथ की ओर मुड़ेगा। कितने किलोमीटर, 6 किलोमीटर। तो यहाँ पे हम 10 से छोटी लाइन करेंगे तो ये हो जाएगा 6 किलोमीटर। फिर वह दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। अब बोला है कि फिर दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। जब कोई व्यक्ति इधर की ओर जा रहा है तो इसका दाएं किधर होगा, इधर होगा। तो वही बोल रहा है कि 10 किलोमीटर दाएं की ओर मुड़कर चलता है। तो 10 किलोमीटर कितना, जब ये लाइन 10 किलोमीटर की तो इतनी ही बड़ी लाइन 10 किलोमीटर की इतने यहाँ पे फिक्स हो जाएगी। तो ये भी हो गया 10 किलोमीटर। आगे लिखा है अंत में वह दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। अब फिर यहाँ से दाएं की बात करें, जब कोई इधर मुँह किया हुआ है तो इसका दाएं किधर होगा, इधर होगा। और कितने किलोमीटर बोला है, तो 6 किलोमीटर। तो 6 किलोमीटर चलेगा तो वो प्रारंभिक बिंदु में आ जाएगा जब 6 किलोमीटर चलेगा। क्योंकि ये इसकी जो लाइन है ये 6 किलोमीटर की है, तो 6 किलोमीटर वाली लाइन भी इतनी ही लंबी होगी। तो ये हो गया 6 किलोमीटर चला तो पहुँच गया ये प्रारंभिक बिंदु पर। अब पूछ रहा है कि वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है दोस्तों। तो प्रारंभिक बिंदु में वो वापस आ गया, तो दूरी कैसी, मतलब कहने का मतलब कि वह दोबारा से अपनी प्रारंभिक बिंदु पर आ गया। तो आंसर हो जाएगा एट स्टार्टिंग पॉइंट, अर्थात प्रारंभिक बिंदु पर है, प्रारंभिक बिंदु से। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। देखें अगला सवाल, निम्न में से कौन सा आरेख गाजर, भोजन और सब्जियों के बीच के संबंध को दर्शाता है। तो कौन सा आरेख दर्शाता है ये आपको बताना है। यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्यों, क्योंकि सारे ही जो गाजर हैं वो सब सब्जियां कहलाती हैं। ठीक है, तो सबसे अंदर वाला हो जाएगा गाजर। फिर सारे गाजर सब्जियां हैं और सब्जियां होती हैं क्या, भोजन। तो सारे सब्जियां भोजन है। तो ये सही बैठ रहा है, गाजर, भोजन और सब्जियों का आरेख। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही उत्तर। अगला प्रश्न है रिलेशन का, जिसमें कहा गया है ए सी का पिता है। ए पिता है किसका, सी का। आपको ये मालूम होना चाहिए कि हम सबसे ऊपर रखते हैं दादा दादी वाली कैटेगरी को, फिर माता पिता, फिर आपके बच्चे, फिर नाती पोते। तो यहाँ पे क्या बोला है, ए पिता है सी का, इसीलिए ए को ऊपर रखा गया है और सी को नीचे। पिता है तो प्लस का चिन्ह कर लेते हैं, मतलब मेल के लिए प्लस और फीमेल के लिए माइनस। इससे हल करना आसान होता है। ठीक है, और चाहे तो आप लिख सकते हैं कि ए पिता है तो यहाँ पे पिता लिख सकते हैं किसका, सी का। भी सी का हमको ये नहीं पता है कि पुत्र है कि पुत्री, इसलिए हम यहाँ पे कुछ नहीं लिख सकते। आगे लिखा है और डी बी का पुत्र है। ठीक है, डी किसका पुत्र है, बी का। तो डी पुत्र है बी का। अब पुत्र स्पष्ट रूप से बोला है, मतलब लड़का है, और बी का नहीं पता कि माँ है कि पिता है। आगे लिखा है ई ए का भाई है। अब ए का भाई है कौन, ई। ठीक है, भाई बोला मतलब प्लस, मेल है ये। और लिख भी सकते हैं यहाँ पे ई भाई है किसका, ए का। ठीक है, यदि सी डी की बहन है। अब बोल रहा है कि सी जो है डी की बहन है, इसका जेंडर पता चल गया कि महिला है ये सी। ठीक है, डी की क्या है, बहन है। तो बी ई से किस प्रकार संबंधित है।
ठीक है। अब देखिए, इसकी बहन है सी, मतलब ये दोनों माता पिता होंगे। ये पिता है ए और ये माता होगी। डी की बहन है सी, तो जाहिर सी बात है ये भाई होगा क्योंकि इसका जेंडर पता है। तो ये हो गए भाई बहन, ये हो गए माता पिता। संबंध किसका पूछा है? पूछा है बी का ई से। ठीक है, तो अगर ए की पत्नी है बी और ए का भाई है ई, तो पति का भाई क्या कहलाएगा? लेकिन यहाँ पे पूछा है कि ई से, तो ई से बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भाभी। ठीक है, देखिए ऑप्शन में नंद, भाभी, साली क्यों लिखा है? क्योंकि एक चीज और कंफर्म नहीं है कि ये यहाँ पे जब बोला है कि सी डी की बहन है, तो क्या सगी बहन है या ममेरी बहन है, चचेरी बहन है ना, ये मौसेरी बहन है, तो कोई भी हो सकता है। इसलिए 3-4 चीज़ें लिखी गई है, नंद, भाभी, साली। लेकिन अगर आप सगी बहन मानेंगे तो उस हिसाब से भाभी है, बाकी अगर यहाँ पे श्योर नहीं है, इसलिए सारी चीज़ें इसमें लिख दी गई है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, नंद, भाभी या साली। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है? त्रिभुज कैसे काउंट करते हैं बाकी की वीडियो में हम हर बार डिस्कस करे हैं। तो इसमें करना यही होता है कि सबसे पहले सिंगल सिंगल त्रिभुज आप काउंट कर लें, उनको लिख लें, फिर डबल वाले, फिर ट्रिपल वाले। सिंगल वाले का मतलब कि जो जैसे एक लाइन मिलकर बने हैं एक त्रिभुज, तो ये सिंगल वाले कहलाएंगे। ठीक है, अगर वहीं पे डबल की बात करें, डबल त्रिभुज, दो त्रिभुजों को मिला के जो बनी हो, तो दो त्रिभुजों को मिला के, जैसे इसमें शायद डबल वाली नहीं है, लेकिन 3 त्रिभुजों को मिला के जैसे बनी है, तो ये 3 वाले काउंट कर लें, फिर 4 वाले, ऐसे ही सबको काउंट कर लें, अलग अलग लिख लें मतलब, और फिर लास्ट में ऐड कर दें, तो हो जाएगा आपका आंसर। चलिए इसमें देखते हैं कौन कौन कितने त्रिभुज हैं। तो सिंगल वाले 1 2 3 4 और 5, 5 यहाँ पे आप लिख दें। फिर डबल वाले तो नहीं है, ट्रिपल वाले हैं, 1 1 लिख दें। फिर 4 त्रिभुजों को मिलाकर है, तो देखिए जैसे ये वाला आपका 1, ऐसे ही ये 2, तो ये 2 हो गए, और फिर एक आपका सबसे बड़ा त्रिभुज, तो ये हो गया 1। टोटल कितने हो गए? 5 6 7 8 और 1 9। तो टोटल त्रिभुजों की संख्या हो गई 9। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 9। ऐसे हल करते हैं त्रिभुज वाले क्वेश्चंस को। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी आकृति उत्तर आकृति प्रश्न आकृति को पूर्ण करेगी? तो कौन सी आकृति करेगी, ऐसे कैसे हल करते हैं? तो तीन बॉक्स बने हुए हैं, ऐसे ही आपको इसे भरना है। देखिए सबसे यहाँ पे पहले गोला होगा जो कि भरा हुआ होगा, फिर एक ये लाइन, एक ये लाइन, और ये हो जाएगा आपका उत्तर। तो क्या इसमें गोला दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा, मतलब ये गलत। फिर क्या इसमें दिख रहा है? तो ये भी गलत, क्योंकि इधर गोला होना चाहिए। इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, लेकिन जो हम डायग्राम बनाए हैं उसमें ये लाइन नहीं है, सिर्फ 2 लाइनें हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, सही उत्तर। तो ये थे पूरे 10 रीजनिंग के सवाल, बाकी के प्रैक्टिस करेंगे अगली वीडियो में। इसमें इतना ही। जो कुछ समझ ना आया हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, और भी आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।